बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मास्टरमाइंड्स ठीक ठाक हैं। आज ये बड़ा जो लेक्चर है ना वो बड़ा ही मज़ेदार होना। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँ एंड मतलब जो आज का लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हमने ये सीखना कि हमने जो चैप्टर 3 में डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन और ये जो जॉइंट वेरिएशन ये जो हमने स्टडी की इसको हमने अप्लाई कहाँ पर, मतलब आज हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। और आपको मालूम है ये काम आप ज़्यादातर किस में करते हो? फिज़िक्स। फिज़िक्स समझ लो आज हम पढ़ेंगे। मैथ को फिज़िक्स में यूज़ करेंगे कि मैथमेटिक्स का यूज़ कैसे किया जाता है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। तो विद डायग्राम होगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर आपको फिज़िक्स अच्छी लगती है तो आपको बड़ा ही अच्छा आज का लेक्चर होगा, मज़ेदार लेक्चर होगा। आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर है तो पूरा देख लें, आसानी से सारी प्रॉब्लम समझ आ जाएंगे। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं आपने, तो आज समझ लें फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा जियोमेट्री से रिलेटेड। क्या है? द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एच। अब आपको पता है क्यूब क्या चीज़ है। क्यूब आपको मालूम है एक बॉक्स होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ये सेम होती है, इसको बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ से आपको फिगर से समझ आ रहा होगा कि ये एक क्यूब है। क्यूब की एक साइड की जो लेंथ है जो कि तमाम साइड्स की सेम होती है, एरिया जो है उस लेंथ ऑफ एज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा क्या करना है। एरिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द स्क्वायर के, तो आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे के अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है ये कई दफ़ा आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं। सबसे पहले हमने के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए हमें ए गिवन होगा और स्मॉल एल गिवन। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम है, ये देखो। तो अब ए की वैल्यू 27 और एल की वैल्यू 3 पुट करें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 होगा तो डिवाइड होगा, 9 से 27, तो ए की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बन गया? 3l स्क्वायर। अब हमें एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी हम फाइंड कर लेनी। अब देखो हमने एरिया फाइंड करना है और हमें स्मॉल एल की वैल्यू गिवन है, तो एल की वैल्यू गिवन है 4, एरिया फाइंड करो। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर दो एल इज इक्वल टू 4, तो एल की वैल्यू 4 पुट की, 16 3 48, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो एरिया क्या होगा हमारा? 48 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर के यूनिट, एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट बनता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन क्या इसी का सेकंड पार्ट है। स्मॉल एल फाइंड करो, एरिया क्या बने 12 स्क्वायर मीटर्स। तो आपने ए को 12 स्क्वायर मीटर्स पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन जो हमने ये, तो यहाँ पुट कर दो एरिया 12 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। चीज डिवाइड हो गया, l स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारे l का आंसर क्या आ जाएगा? +-2, क्योंकि लेंथ है, लेंथ इज पॉजिटिव, तो फिर हमारी लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? 2 यूनिट्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन होगा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? द सरफेस एरिया S ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब बेटा स्फीयर क्या होता है? स्फीयर आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो स्फीयर क्या होता है? जैसे आप समझ लें जैसे बॉल है। बॉल क्या है? बॉल एक स्फीयर है। ये एक 3 डायमेंशन फिगर होती है। कोई भी सर्कुलर फिगर 3 डायमेंशन में हो, या ऐसे कर लें एक सर्कल को आप 360 रोटेट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो एक स्फीयर बन जाएगा। मतलब ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अगर मैं
इस सर्कल को रोटेट कर दूं इस तरह 360 डिग्री, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जब ये पूरी फिगर एक रोटेशन पूरी करेगा तो ये एक हमारी बॉल बन जाएगी, विच इज कॉल्ड अ स्फीयर। समझ आ गई बात? तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, तो जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, k की फॉर्म में। S इज इक्वल टू के आर स्क्वायर हो गया। अब आप सबसे पहले फाइंड करोगे k, उसके लिए आपको s गिवन है 16 पाई, r गिवन है 2, s की वैल्यू 16 पाई पुट की, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल गई 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया, k की वैल्यू पुट करोगे 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया स्फीयर। अब हमें पता है कि a की वैल्यू गिवन होगी। अब देखो वो कह रहा है जी कि फाइंड r व्हेन s इज इक्वल टू 36 पाई, तो आपने r फाइंड करना है, s आपको 36 पाई के बने, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, पाई पाई से कैंसिल, 9 4 जा 36, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, स्क्वायर रूट ले लो, r की वैल्यू आ गई 3, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा इसका 3 यूनिट्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आपने रेडियस फाइंड करना है एक स्फीयर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिजिक्स से रिलेटेड, लो जी अब फिजिक्स शुरू हो गई सर। अब आपको मालूम होना चाहिए ये हुक्स लॉ क्या होता है। क्या जी, इन हुक्स लॉ force if applied to stretch a spring varies directly as the amount of elongation s। अब हुक्स लॉ का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं एक साइड से पकड़ के स्ट्रेच करूं, तो इस स्प्रिंग का जो स्ट्रेच है जिसको आप बोलते हो एलोंगेशन s, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, ये एलोंगेशन को हम s का नाम देंगे। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए, इसको हम f का नाम देते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है ना वो जितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी, क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s एलोंगेशन, F इक्वल टू आ जाएगा के एस के। अब हमें पता है के फाइंड करना है। अब कह रहा है जी F 32 पाउंड है, तो S जो स्ट्रेच है 1.6 इंचेस होगा, तो F को 32 पुट कर दिया, S को 1.6, ये वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया 20S। तो ये हमारा F का फॉर्मूला आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड करो S, अगर F जो है 50 इंचेस 50 न्यूटन की पाउंड की फोर्स अप्लाई की जाए, तो एलोंगेशन कितनी होगी, तो F को 50 पुट कर दो, 20 तरह का डिवाइड हो गया, 0 0 से कैंसिल, तो कितने इंचेस स्ट्रेच होगा 5/2, या अगर हम इसको पॉइंट्स में निकालें तो 2.5 इंचेस जो है ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि F फाइंड करें अगर स्ट्रेच जो है 0.8 इंचेस हो, तो ये आप वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में जो हमने सेकंड वाली बनाई थी। तो अब देखो इसमें अब आपने s को 0.8 पुट करना है, तो 20 इंटू 0.8 f, तो f कितना हो गया 16 पाउंड की lb, आपको पता है फिजिक्स पढ़ते हो आप, ये lb स्टैंड्स फॉर पाउंड, ठीक है, पाउंड का यूनिट lb रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स varies inversely as the square of the depth d from, मतलब क्या है कि एक सोर्स है आपके पास लाइट का, ये सपोज हमारी ये एक हमने लाइट ली, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है ना वो डेप्थ के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डेप्थ के। ये हमारी लाइट की इंटेंसिटी है, ये हमारी डेप्थ है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना फ्रॉम एनी गिवन सोर्स, ये डेप्थ के स्क्वायर
के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हमारा फॉर्मूला, हमारा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डी स्क्वायर। तो आपको पता है प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे, के ओवर डी स्क्वायर आ जाएगा। के फाइंड करना है, आई 20 पुट करना है, डी 12 पुट करना है। 12 का स्क्वायर 144, के की वैल्यू आ गई 2880। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 2880 ओवर डी स्क्वायर। अब इसमें हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर डेप्थ हो 8 क्या है 8 फीट, ठीक है, ये है फीट में डेप्थ। 8 फीट डेप्थ हो तो हमें इंटेंसिटी बताओ। तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो आई की इंटेंसिटी कितनी होगी 45। लो जी क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, चलो जल्दी बताओ जी। इसका यूनिट होता है कैंडेला। अब मैं क्योंकि फिजिक्स का नहीं हूँ, गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो माफ़ करना भाई। कैंडेला बोलो, कैंडेला बोलो, चलो जितना मर्जी बोलो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट 45 CD व्हिच इज कैंडेला, ठीक है। 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ लिक्विड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। क्या है, लिक्विड के अंदर किसी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है ये डेप्थ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हमारी डेप्थ है। तो जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ के। मतलब जितनी गहराई में बॉडी चलता जाएगा उतना उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली वेरी करता है डेप्थ डी पे इन ए फ्लूइड। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया D के साथ, P इज इक्वल टू KD। तो अब आपको K फाइंड करने हैं। P की वैल्यू गिवन है 2.25, D की वैल्यू गिवन है 5, K की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 0.45। ये वैल्यू पुट कर दी, हमारा फॉर्मूला आ गया प्रेशर का 0.45 इंटू डी। अब हमने फाइंड करनी है डी की वैल्यू। अगर प्रेशर जो है 9 हो, अब ये प्रेशर का यूनिट देखते हैं क्या। प्रेशर का यूनिट यहाँ पर है पाउंड पर स्क्वायर इंच। वैसे आई थिंक इसका, आप बताओ फिजिक्स पढ़ते हो आप, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो प्रेशर P अगर 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो तो डेप्थ बताओ बॉडी की कितनी होगी। तो आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो D की वैल्यू आ गई कितने, तो D की डेप्थ की वैल्यू आ गई 20 फीट। तो ये जो डेप्थ है वो फीट में है और ये है स्क्वायर इंचेस। तो 20 फीट इसकी क्या आ जाएगी डेप्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेबर कॉस्ट C varies jointly as the number of workers and an average number of days D। मतलब क्या है कि एक काम को करने के लिए लेबर की कॉस्ट है C, ठीक है। ये जो लेबर कॉस्ट है ये जॉइंटली वेरी करती है नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ। मतलब वर्कर्स बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ उनके एवरेज नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो उसकी फिर उसी हिसाब से भी कॉस्ट भी बढ़ेगी। डेज बढ़ाएंगे तो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज़्यादा वर्कर्स काम करें। क्वेश्चन क्या हुआ, ये जो सी है ना कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एन नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और डी उनके डेज हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेबर कॉस्ट। तो सी डायरेक्टली वेरी कर रहा है एन इंटू डी के साथ। तो अब ये क्या आ गया, के एंड डी आ गया। तो सी की वैल्यू पुट करनी है 286,000 एन 800 है, डी 30। ये वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू निकालो। तो के की वैल्यू आ गई जी हमारी 55/2। तो सी की हमारी टोटल एक्सप्रेशन बन गया हमारा, ये के की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 55/2 एन डी। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 600 हो और वो 18 डेज के लिए काम करें तो कॉस्ट कितनी होगी लेबर्स की। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया कि अगर कॉस्ट, अगर 600 वर्कर्स लगाएं 18 दिन के लिए तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी 29,700। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द सपोर्टिंग लोड C ऑफ अ पिलर
varies as the fourth power of its diameter and inversely as the square of its length. अब सपोर्टिंग पिलर क्या चीज़ है? पिलर का तो पता ही है, आप घरों में देखते हैं कि पिलर्स लगे होते हैं, ये इस तरह के सिलेंडर टाइप होते हैं पिलर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इस पिलर के ऊपर अगर हम कोई लोड रखें, ठीक है, तो सपोर्टिंग लोड सी, जो ये लोड है ना, वो वेरी कर रहा है एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो जो लोड है सी, वो डायामीटर की पावर 4 के साथ डायरेक्टली वेरी कर, ठीक हो गया। इसी तरह इसकी जो लेंथ है पिलर की, ये वाली, ये पिलर की हाइट कह लो या लेंथ के ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस पिलर के डायमीटर की 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन समझ आ गया? तो सपोर्टिंग लोड सी जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है d4 के साथ, इनवर्सली वेरी कर रहा है l2। तो जॉइंट वेरिएशन हमारी ये बन गई। तो अब इसमें आपने फाइंड करना है k। तो आपको पता है c गिवन है 63, d 6 है, l आपके पास 30 इंचेस है। ये आप पुट कर दो वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 175/4। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। ये हमारा C लोड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। 775 d4/4x। अब आप फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है स्मॉल एल, लेंथ फाइंड करनी है। अगर d की वैल्यू 4 हो, c की वैल्यू 28, तो ये वैल्यूज पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। तो ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 28 इधर आके डिवाइड होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर 400। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो प्लस माइनस लगेगा, लेकिन हमने प्लस लेनी है क्योंकि ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 20 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें क्या है? द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट varies jointly as the weight W, and the lifting depth T varies inversely as power P of the motor। चलो, आपको मालूम है, आप लोग कई दफ़ा बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी 20, 50, 100 स्टोरीज होती हैं, तो वो अप डाउन जाने के लिए स्टेयर्स की बजाय लिफ्ट यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन उस लिफ्ट से रिलेटेड, एक एलिवेटर है जिसको आप एलिवेटर बोलते हो, लिफ्ट बोलते हो। जो एक एलिवेटर है उसका टाइम टी उसका टाइम है किसके लिए? वेट उठाने के लिए, ठीक है। और ये जो टाइम टी है ना, वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेप्थ डी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब वेट उठाने, वेट के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और जितनी वो हाइट पे जा रहा है उससे नीचे आ रहा है उसके भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है। टाइम जो है, मतलब वेट ज़्यादा होगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हाइट ज़्यादा होगी टाइम भी एलिवेटर को ज़्यादा लगेगा। तो ये विथ वेट और डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अब उस एलिवेटर को चला क्या चीज़ रही है? एक मोटर लगी होती है उसके अंदर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वो मोटर का बात करना है, जिस मोटर से वो अप डाउन जाती है। तो मोटर की पावर के टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है जी। टाइम जो है वेट और डी विच इज डेप्थ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मोटर की पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कैसे हुआ? टी प्रोपोर्शनल डब्ल्यू डी ओवर पी। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे, के डब्ल्यू टी आ गया, डी ओवर पी आ गया। अब के फाइंड करना है, टी की वैल्यू 25 हो, पी 4 हो, डब्ल्यू 500 होगा तो डी 40 होगा। ये 40 से कैंसिल, 25 ओवर 500 आ गया, तो 25 2 तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1/200, ठीक है।
के की वैल्यू पुट कर दी 1/200, तो टी फॉर्मूला हमारा बना WD/200 P। अब हमने P फाइंड करना है। अगर W 800 हो, D 120 हो, ठीक है, और टाइम जो है वो हमारा 40, तो P फाइंड करें, पावर फाइंड करें, मोटर को कितनी पावर लगानी पड़ेगी। वैल्यूज पुट कर दी, ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए इसके साथ, तो 40P इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 4 टू द 8, ये बन गया 4 इंटू 120, 40 के इधर ला के डिवाइड कर दो, 0 0 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गया। तो पावर कितनी लगेगी, 12 हॉर्स पावर लगाएगा मोटर, तो फिर ये इस वेट को अपवर्ड लेके जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स का, काइनेटिक एनर्जी। पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चले क्वेश्चन करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ke of a body vary jointly as the mass m of the body and square of its velocity। अब पहले देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि ये हैमर है, हैमर को मैं मूव करके ऊपर लेके जाऊंगा, मूव करके नीचे लेके आऊंगा, फोर्स के साथ जब इसको नेल के ऊपर स्ट्राइक करूंगा, तो ये मैंने क्या प्रोड्यूस की है, हैमर की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की, जो नेल के ऊपर लगेगी और नेल को बोर्ड के अंदर जो है ये लगा देगी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो पता ही है आपको, ड्यू टू इट्स मोशन। तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम बी स्क्वायर, के लगा दिया प्रोपोर्शन। अब पहले के फाइंड करने, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो, मैस इतना हो, बी हो, तो के की वैल्यू फाइंड करो। 24 का स्क्वायर हो गया 576, ये सारा सिंप्लीफाई होगा तो ये इसको 6 पे डिवाइड कर देगा, के की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो हमारा फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का 1/6 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। अगर मास 3000 है और वेलोसिटी है 44 इंचेस, 44, अब यहाँ पे यूनिट आपको पता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, मास का किलोग्राम्स में होता है, तो ये वैल्यूज पुट कर दें, 6 डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा 500, तो 44 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई। यहाँ पर जो यूनिट है क्या दे रखा है, फीट पर पाउंड, फीट पर पाउंड, ठीक है। तो वैसे मैं आपको वैसे घुमाता, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे वो कह रहा है फीट पर पाउंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो। तो ये है क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ें नहीं हैं आज मैंने आपको फिजिक्स भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, तब तक के लिए।